सीताराम, सभी को स्वागत है आपके चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। देखिए, बीटा ब्लॉकर्स का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उनके अंदर अपन ने पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर्स के इंट्रोडक्शन, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था, उनका मैकेनिज्म अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात कर चुके हैं। मतलब इससे जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो आज अपन आगे पढ़ते हैं पार्ट थर्ड के अंदर। तो पार्ट थर्ड के अंदर अपन पढ़ेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका क्या क्या एक्शन होता है, ठीक है। और उसके अलावा अपन बात करेंगे उनके बारे में कि उसमें कैसे फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वर्क करती है, कैसे जो है आपकी प्रोपेनोलॉल वगैरह जो होती है उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन कंप्लीट आज अपन कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो देख, क्लासिफिकेशन में आपने दो चीज पढ़ी थी, सबसे पहले सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स के एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में कि बीटा ब्लॉकर्स क्या होती है। एक ऐसी ड्रग्स होती है जो बीटा रिसेप्टर्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है। बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक होने की वजह से जो कैटेकोलामाइंस है उनका एक्शन नहीं हो पाता, जिस कारण से जैसे हार्ट के ऊपर जो है आपकी हार्ट रेट कम होने लग जाती है हार्ट के अंदर, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज होती है, हार्ट रेट कम होने लग जाती है, एवी कंडक्शन स्लो होने लग जाता है, ठीक है, रेनिन रिलीज कम होता है, तो और भी अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये कहने का मतलब है कि बीटा रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट पे या अदर जो है वेसल्स पे या इन सब पे जो है अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स शो होते हैं, ठीक है। उन सबको आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लास्ट की जो लेक्चर्स है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वो देख सकते हैं, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, जिससे आपके पूरा जो बेसिक है, पूरे जो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह जो सब बताया है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाद में पार्ट थर्ड के बारे में अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं पार्ट थर्ड के लिए। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे आज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। भाई, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन सी होती है और उनमें जो है किस प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या जो है जब वो ड्रग दे देंगे तो उससे क्या क्या एक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज अपन बात करेंगे। उसके अलावा उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एब्जॉर्ब होती है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे वो मेटाबोलाइज होती है, कैसे वो एक्सक्रीट होती है। मतलब जो बीटा ब्लॉक जो ड्रग्स होती है उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे अपन नॉन सेलेक्टिव का एक एग्जांपल लेंगे जिसको बोलते हैं प्रोपेनोलॉल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछ सकता है अलग से भी, तो इसको अपन अलग से भी पढ़ेंगे। तो प्रोपेनोलॉल की फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अपन अलग से मैंने शॉर्ट में बताया है, तो इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में एक बार डिफरेंस देखिए। भाई, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन सी होती है, जो आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करे, ठीक है। टोटल कितने होते हैं आपके, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है। पर जो आपकी नॉन सेलेक्टिव होती है वो आपके बीटा 1 पे भी काम करती है, बीटा 2 पे भी काम करती है और बीटा 3 पे भी काम करती है, ठीक है। आपके 3 रिसेप्टर पे काम करती है नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 पे भी, बीटा 2 पे भी एंड बीटा 3 पे भी। तो अपन लिख सकते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या होती है, दे टारगेट बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका एक्शन क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बीटा 1 की मैं बात करूं तो बीटा 1 में आपको पता है कि ये क्या करते हैं, आपके हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं। मतलब बीटा 1 में क्या हो, बीटा 1 रिसेप्टर देखिए किस तरीके से होता है। ऐसे समझिए कि ये आपका हार्ट है, यहाँ पे आपका कोई रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर है, यहाँ से आपकी जो है कैटेकोलामाइंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। तो वो जैसे आके इसके ऊपर चिपकेंगे तो आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर अगर मैं यहाँ से इसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दूंगा, तो ये जो कैटेकोलामाइन आ रहे हैं ये यहाँ पे आके चिपकेंगे नहीं रिसेप्टर पे, और रिसेप्टर पे नहीं चिपकेंगे तो हार्ट रेट जो बढ़ रही थी वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो पहला एक्शन क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। क्या होती है, हार्ट रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरे एक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर एक तो पूरे फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा हल्का कॉन्ट्रैक्शन होना। तो देखिए, हार्ट के अंदर 3 काम करता है, आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। हार्ट रेट कम होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, और तीसरा आपके क्या होता है, एवी कंडक्शन तो है वो स्लो हो जाता है, एवी कंडक्शन स्लो हो जाता है। तो तीनों से क्या, भाई हार्ट रेट कम हो रही है पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या होगी, आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखिए क्या होता है, आपके वेंट्रिकल्स पे जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल की मसल पे। तो अब जैसे ही इन पे कैटेकोलामाइंस आके चिपकते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका फोर्स ज्यादा लगाते हैं,
जितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी अच्छे से पंपिंग होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। भाई ज्यादा आप काम कराओगे, ज्यादा फोर्स से काम कराओगे तो ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको ज्यादा ब्लड भी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे जिन पेशेंट के एंजाइना है, ठीक है, जिन पेशेंट का मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन ज्यादा फोर्स नहीं लगवा सकते। अगर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो जिससे क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है, अटैक जो है उसके ज्यादा चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये सब कंडीशन हो सकती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें क्या होता है, कम होता है। आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, हार्ट रेट कम होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर अपन बात करते हैं एवी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एवी कंडक्शन का मतलब जो देखिए ये जो आपका एवी नोड है, तो एवी नोड से जो इंपल्स है वो नीचे लेट जाती है, नीचे लेट जाएगी, तो जिससे बेनिफिट क्या होगा वो आपको समझना है। भाई नीचे अगर लेट जाएगी इंपल्स, तो देखिए मान के चलो ऊपर से आपकी 100 इंपल्स आ रही है, 100 बीट आ रही है, और वो एवी नोड अगर उनको स्लो करके नीचे लेट भेजेगा, तो जिससे मान के चलो वो नीचे 60 भेज रहा है, थोड़ा धीरे धीरे भेज रहा है, 60 भेज रहा है, तो हार्ट रेट कितनी होगी, 60 होगी। कहने का मतलब हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एवी कंडक्शन जो है नीचे अगर लेट भेजेगा तो वेंट्रिकल थोड़ा लेट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, प्रॉपर। जैसे कि एक तो हार्ट वेंट्रिकल जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, एक थोड़ा धीरे कर रहा है, जितना जल्दी बीट करेगा तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। भाई जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जितना फास्ट आप काम कराओगे किसी से, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। पर अपन को यहाँ पे क्या करना है, उसकी डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको धीरे काम कराएंगे। धीरे कॉन्ट्रैक्शन करेगा मतलब, धीरे का मतलब कि 1 मिनट के अंदर कम बार बीट करेगा, तो उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है अपन को करने का, ठीक है। तो अपन 3 चीज इसमें कम होती है, एक तो हार्ट रेट कम होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, और तीसरा एवी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए अगर हार्ट रेट कम है, तो हार्ट रेट कम है तो वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो भी क्या होगा, कम। वेंट्रिकल से ब्लड कम निकलेगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम। स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो आपका कार्डिक आउटपुट कम। मतलब देखिए भाई अगर आपके वेंट्रिकल जो हार्ट रेट कम हो रही है, आपको सीधा सीधा पता है भाई हार्ट जो है 1 मिनट में कितना 60 से 100 बार बीट करता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है, 200 बार बीट कर रहा है। अब अपन हार्ट रेट को अगर कम कर दे, अगर 1 मिनट के अंदर हार्ट रेट को कम कर दे, जैसे कि अगर वो 70 के आसपास आ जाए, तो आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा वो आपको देखना है। देखिए कैसे कम होगा वो आपको समझना है। देखिए किस प्रकार से कम होगा वो आपको समझना है। कार्डिक आउटपुट का क्या है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखिए अगर आपके हार्ट रेट यहाँ पे 100 है, 100 बार बीट कर रहा है हार्ट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, मतलब एक बीट में हार्ट कितना ब्लड इजेक्ट करता है, लगभग 70 ml के आसपास। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड निकल रहा है, 70 ml, और हार्ट रेट क्या है यहाँ पे 100 है, ठीक है। उनको मिला के क्या बनता है अपना कार्डिक आउटपुट। तो अगर ये करेंगे तो कितना कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में कितना बनेगा, लगभग 7000 ml। कितना होगा, 7000 ml, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन हार्ट रेट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हार्ट रेट जैसे कि अगर आ गई 70 के आसपास, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम, अब क्योंकि देखिए जितना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा उतना ज्यादा ब्लड पंप होकर बाहर निकलेगा, और जितना धीरे पंप करेगा, जितना मतलब कम फोर्स से करेगा उतना कम ब्लड निकलेगा। तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो चलो आप कम इसको मत करो, आप यहाँ पे नॉर्मली आप 50 लिख सकते हो, 50 ml, 60 ml, 70 ml, जितना आपको ठीक लगे, ठीक है, जैसे आपको जो प्रॉपर लगे। अब उस हिसाब से भी आप निकालोगे तो आपका जो ओवरऑल कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम। 7000 ml तो आएगा नहीं, ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, 450 ml, सॉरी 4500 ml, ठीक है, 4500 ml आएगा। तो मतलब आपका क्या कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, किसकी वजह से, आपके बीटा ब्लॉकर्स देने की वजह से। तो कहने का मतलब आपकी 4 चीज कम होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, हार्ट रेट कम होगी, दूसरी चीज आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तीसरी चीज आपके एवी कंडक्शन जो है उसका डिक्रीज होगा, एवी कंडक्शन डिक्रीज होने की वजह से कार्डिक आउटपुट कम होगा। तो 4 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने ही रखने। तो ये तो किस वजह से हुआ, मतलब आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दी। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का मतलब जो आपके बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 पे काम करे। तो बीटा 1 की वजह से आपके 4 काम कम हुए, एक तो हार्ट रेट कम हुई, ठीक है, दूसरा आपका कार्डिक आउटपुट कम हुआ, एवी कंडक्शन कम हुआ, ठीक है, और चौथी चीज क्या आपका एफओसी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ। तो 4 काम तो किसकी वजह से हुए, बीटा 1 पे काम। मतलब कोई भी आपने ड्रग दी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो आपके बीटा 1 पे काम करेगी, तो बीटा 1 में तो ये 4 काम करेगी, तो चारों क्या हो गए, कम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रेनिन रिलीज को कम करेंगे। रेनिन रिलीज को कैसे, भाई किडनी के ऊपर आपके क्या पाया जाता है, किडनी के ऊपर जो है
किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है, आपके बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स को क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो आपका रेनिन का जो रिलीज है वो भी क्या होगा, कम। तो रेनिन भी क्या होगा, कम। और रेनिन कम हुआ तो कहने का मतलब बीपी भी कम होने लग जाता है। तो आपका रेनिन रिलीज कम हुआ। तो 5 चीज आपको ध्यान रखनी है बीटा 1 की वजह से होती है। 5 चीज कौन कौन सी है, हार्ट रेट कम, कार्डियक आउटपुट कम, एवी कंडक्शन स्लो, ठीक है, या कम, इसके अलावा एफओसी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम, और रेनिन रिलीज कम। तो ये 5 पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने किसकी वजह से हो रहे हैं, बीटा 1 के ब्लॉक होने की वजह से। अब बीटा 2 की बात करूं तो बीटा 2 की वजह से क्या होगा वो आपको समझना है। बीटा 2 के कम होने की वजह से क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। भाई आपको पता है कि अगर आपके ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है और यही आपको चीज मेन जो मैकेनिज्म है वो समझना है। देख क्या होता है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक, एक्चुअली में क्या होता है, जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप कोई फ्लाइट या फाइट वाली कंडीशन में होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। तो उस समय पे क्या होता है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, डायलेट। हार्ट रेट बढ़ जाती है और ये ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो गए, डायलेट हो गए, ठीक। कब होते हैं ये, जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पे आपके लंग्स पे कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स। कौन से पाए जाते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो अब ये जो बीटा 2 मतलब ये आपके लंग्स है, ठीक है, इन पे क्या पाएंगे जाएंगे, आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स। अब ये बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या कराते हैं, आपके ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ब्रोंको डायलेशन, मतलब ब्रोंक्यूल्स को क्या कराते हैं, डायलेट कराते हैं, ठीक है, ताकि एयर आराम से क्रॉस हो पाए। क्योंकि डर वाली कंडीशन में सांस जल्दी चाहिए, ब्लड जल्दी चाहिए, तो सांस जल्दी चाहिए तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी चाहिए, तो लंग्स बिल्कुल खुल जाते हैं। कब, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तब। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन इन बीटा 2 रिसेप्टर्स को तो क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो अब जो आगे से जो कैटेकोलामाइंस आएंगे वो इन पे अटैच नहीं हो पाएंगे, तो आपके जो ब्रोंको डायलेशन हो रहा था वो ब्रोंको डायलेशन नहीं होगा। क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब कि आपके अगर बीटा 2 रिसेप्टर्स पे कैटेकोलामाइंस आके चिपकते तो वेंट्रिकल्स, सॉरी, ब्रोंक्यूल्स क्या होते, डायलेट होते। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो नहीं चिपक रहे। बीटा 2 रिसेप्टर के लिए आपने क्या दिया, आपने बीटा ब्लॉकर दे दी, तो वो क्या करेंगे, बीटा 2 को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इस बीटा 2 को ब्लॉक होने की वजह से आपके क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। कहने का मतलब आप सीधा सीधा तरीके समझिए, जब भी आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो आपकी हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ती है। आपके ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। अगर इनको ब्लॉक कर देंगे तो आपकी हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। अब यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब जिन लोगों के जैसे कि अस्थमा है और उनकी हार्ट रेट अगर बढ़ रही है तो उन पेशेंट को अपन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अस्थमा में जो अपने ब्रोंक्यूल्स है वो पहले से ही नैरो रहते हैं। भाई कोई अस्थमा वाला पेशेंट है, उसके हार्ट रेट बढ़ रही है, तो हार्ट रेट बढ़ रही है तो अपन कम करने के लिए उसको क्या देंगे, या उसके एंजाइना है या उसके एमआई है तो अपन उसको क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। अब बीटा ब्लॉकर्स देंगे पर कौन सी देंगे, सेलेक्टिव देंगे। क्यों, क्योंकि अपन को सिर्फ हार्ट रेट कम करनी है, अपन को ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराना। अगर आपने उसको नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दी और उस पेशेंट के अगर ब्रोंक्यूल्स के अस्थमा है, सीओपीडी है, तो उससे क्या होगा, उसके जो ब्रोंक्यूल्स है वो पहले से सिकुड़े हुए हैं, और अगर आपने उसको बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दी तो और ज्यादा सिकुड़ जाएंगे और पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, उसके ब्रोंक्यूल्स स्पाज्म हो सकते हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव देने में पेशेंट को, डॉक्टर को पूरा ध्यान रखना होता है कि पेशेंट की सारी चीजें पहले देखनी पड़ती है। अगर डायरेक्टली जो है वो आपको नॉन सेलेक्टिव नहीं दे सकते, पूरा आपकी चेकअप करने के बाद में ही, सारी चीज चेक करने के बाद में ही वो आपकी ड्रग्स जो है, ड्रग डोज जो है बताते हैं भाई कौन सी डोज आपको लेनी है और कितनी डोज में लेनी है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ आपका, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या हुआ आपका, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो 5-6 चीज हो गई आपकी। सबसे पहला हार्ट रेट कम हुई, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हुआ, एवी कंडक्शन कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, रेनिन रिलीज कम हुआ और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन। पेरिफेरल जो आर्टरीज होती है, ठीक है, जो लिम्स की जो आर्टरीज है, ठीक है, ये दूर दूर वाली आर्टरी, तो इन आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर, इन वेसल्स के अंदर क्या होता है कि जो वेसल्स है, देखिए ये जो वेसल्स है ये क्या हो जाती है, ये उस समय पे डायलेट हो जाती है। जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ये क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है।
क्या होती है, डायलेट हो जाती है जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। पर अब क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पे ब्लॉक करें अपन जो है इनके एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी पाए जाते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो जिसकी वजह से ये जो वेसल से ये क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। पर अपन यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जिस कारण से ये जो डायलेट ना होगी ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो जो पैरों की जो आर्टरीज वेसल्स होती है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से उनमें जो सप्लाई है वो धीरे हो जाएगी। अब जिन पेशेंट के पीवीडी है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, क्या, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, मतलब पैर, हाथ पैरों की जो वेन्स है, लिम्स की जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, अगर उनमें उन वेसल्स में कोई ब्लॉकेज है, में हाथ पैरों की वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज है, और अगर आपने उसको नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दी, तो जिससे क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी सिकुड़ जाएंगे, और ये सिकुड़ गई आर्टरी और ज्यादा, तो उन पेशेंट के पीवीडी का रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है, तो सप्लाई बिल्कुल बंद हो सकती है। इसलिए पीवीडी वाले पेशेंट्स के अंदर भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को ध्यान से दिया जाता है, वैसे नहीं देते। ठीक है, तो कहने का मतलब पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, किस वजह से होता है, आपके बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। भाई आपको जैसे मैंने बताया कि यूटेरस जो होता है वो क्या करता है, डायलेट होता है, कब, बीटा 2 रिसेप्टर्स की वजह से। पर बीटा 2 रिसेप्टर्स की वजह से डायलेट हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कहने मतलब बीटा 2 रिसेप्टर्स पे अगर कैटेकोलोमाइन से चिपकेंगे तो वो क्या होता है, डायलेट होता है, पर यहाँ पे अपन बीटा 2 रिसेप्टर्स को क्या करें, ब्लॉक करें, जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस समझना है। देखिए क्या होता है भाई, आपके लीवर के अंदर क्या होता है, देखिए आपके लीवर के अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, ग्लूकोज में। ठीक, और ये ग्लूकोज जो होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जैसे एक्टिवेट होते हैं तो आपका जो है ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जैसे ही देखिए, जैसे कि आपका लीवर, ठीक है, इस लीवर के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स। ये क्या है, आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो जब फ्लाइट या फाइट वाली कंडीशन होती है तो आपके जो कैटेकोलामाइंस होते हैं वो इन पे चिपकते हैं, जिस कारण से आपकी जो है ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी चाहिए तो एनर्जी किससे बनेगी, ग्लूकोज से बनेगी। एटीपी किससे बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पर अगर आप यहाँ पे क्या करो, बीटा 2 ब्लॉकर्स देके इनको क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, और इन बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दोगे तो आपका जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कम बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किसकी कमी आ जाएगी, ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। भाई ग्लूकोज बन रहा है, अगर सीधे आके चिपकते हैं तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, पर अब यहाँ पे आपने ब्लॉक कर दिया तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो किसकी कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। और अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होगा, कम होगा, और उसकी वजह से ग्लूकोज की कम होने की वजह से पेशेंट के क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिपोलाइसिस डिक्रीज। लिपोलाइट मतलब ग्लूकोज का शुगर कम हो रहा है। ठीक है, अगला है लिपोलाइसिस डिक्रीज का मतलब कि देखिए क्या होता है, एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो फैट के जो टिश्यूज होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड होता है, क्या होता है आपका ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके वो आता है आपके फैट टिश्यूज के अंदर, फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होता है, फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब फैट में कन्वर्ट होता है, और ये फैट धीरे धीरे फिर क्या करता है, एनर्जी बनाने में काम होता है। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पाए जाते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स में। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, वो क्या कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो बाद में एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं लिपोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस हो रहा है। अब लिपोलाइसिस
हो रहा है किस वजह से, बीटा 3 रिसेप्टर्स पे आपके जो एड्रेनर्जिक जो कैटेकोलामाइंस है वो आगे चिपकते हैं तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा फैट मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी बनती है। उस प्रोसेस को अपन कहेंगे लिपोलाइसिस। क्या कहेंगे? लिपोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके बीटा 3 के ब्लॉक होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड जो है फैट मॉलिक्यूल्स में कम टूटेगा तो लिपोलाइसिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं? लिपोलाइसिस क्या होता है? कम हो रहा है। कहने मतलब बीटा जो अपने फर्स्ट क्लास ली थी रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स में मैंने बताया था कि कहां पे क्या क्या चीजें होती है, तो वो जो चीजें हो रही है उन सबको ब्लॉक करने की वजह जस्ट उनका अपोजिट हो जाएगा। जो चीजें बढ़ रही थी वो चीजें कम हो जाएगी, जो चीजें बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी और जो कम हो रही थी वो बढ़ जाएगी। तो वो आपको फर्स्ट क्लास लेनी जरूरी है जिससे आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है? जो आंख के अंदर जो फ्लूइड भर जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इंट्राओकुलर प्रेशर। भाई जैसे कि आंख आपकी, ठीक है, तो ये जो लेंस होता है उनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, वो फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसको बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। तो क्या बढ़ता है? आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। वहां पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? वहां पे आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो यहाँ पे फ्लूइड जो है, देखिए ये समझिए लेंस है, यहाँ पे आपका फ्लूइड भरा रहता है, ठीक, ये क्या होता है? आपका फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ते टाइम पे। पर अब क्योंकि यहाँ पे अपन बीटा 2 को, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो इनके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? इनके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? जो ये फ्लूइड है इसका निर्माण, प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। इसका प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। जितना कम प्रोडक्शन होगा तो अब जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंखों के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाता है? इसमें कम हो जाता है। इसलिए जिन लोगों के ग्लाइकोमा की दिक्कत होती है उन पेशेंट के अपन बीटा ब्लॉकर की ड्रग देते हैं, और कौन सी देते हैं? टिमोलोल नाम की जो है आई ड्रॉप देते हैं, जो आंखों के अंदर डालनी होती है, जो क्या करता है? आपके आंखों का जो प्रेशर है उसको कम करने का काम करता है। ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। मतलब बीटा ब्लॉकर्स की फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि जैसे जो आप ड्रग देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कहां होगा, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म कहां होगा और एक्सक्रीशन कहां होगा। तो देखिए इसको आपको शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप कोई गोली देते हो तो कोई भी टेबलेट जो होती है वो सबसे पहले आपके पेट के अंदर जाती है, ठीक है, तो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो सबसे पहले ड्रग पिघलती है और वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद में, ठीक है, मतलब आपने कोई ड्रग दी वो आपके पेट के अंदर गई, ठीक है, और यह इंटेस्टाइन के अंदर गई, तो वो यहां जाके क्या होती है? आपकी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो किसके अंदर चली जाती है? ब्लड के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? ब्लड के अंदर। और आपके किस पार्ट के अंदर चली जाती है? लीवर के अंदर। कहां चली जाती है? ये आपका लीवर है, ठीक है, तो कहां चली जाती है? लीवर के अंदर। कैसे जाती है? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। कैसे चली जाती है? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। मतलब स्टमक और गट से सीधा सर्कुलेशन होता है जो कहां चले जाता है? लीवर के अंदर, ठीक है। तो वो ड्रग कहां चली जाती है? एक तो ब्लड के अंदर और कहां चली जाती है? लीवर के अंदर, ठीक है। अब वो ड्रग जो है कहां चली गई? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर चली गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वो जो है पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करेगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद में तीसरी चीज क्या होती है आपकी? लीवर के अंदर क्या होती है? वो ड्रग छोटे छोटे और मेटाबोलाइट्स के अंदर टूटती है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटती है, उसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। और फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो जो ड्रग है वो यूरिन के थ्रू बॉडी के से बाहर निकल जाती है, उसको अपन कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन, मतलब बॉडी से बाहर निकलने का। तो कहने का मतलब कोई भी ड्रग होती है उसके क्या ये 4 पॉइंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो आपको समझना है कि भाई किस किस तरीके से कौन कौन से ड्रग्स कैसे काम करती है। भाई देखो 2 तरीके हो सकते हैं। मेनली जो है आपके ओरली आप ड्रग देते हैं, इंट्रावीनसली वेन के थ्रू आप ड्रग देते हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, तो ओरली अपन जैसे कोई ड्रग देंगे, ठीक है, कोई टेबलेट फॉर्म में आप कोई ड्रग दोगे तो वो सबसे पहले जो है आपके स्टमक या गट्स के अंदर जाएगी और वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद में वो जो ड्रग है उसका कुछ हिस्सा तो चले जाएगा लीवर के अंदर और कुछ हिस्सा चले जाएगा ब्लड के अंदर। ब्लड से वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो लीवर के अंदर जो हो रही है वो क्या होगी? मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज होने के बाद में वो एक्सक्रीट होगी, ठीक है। तो 4 ऐसे प्रोसेस चलता है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो ड्रग अपन सीधी वेन के थ्रू देते हैं, तो वेन के थ्रू देते हैं तो वो स्टमक वगैरह में तो जा ही नहीं रही, वो एब्जॉर्ब तो नहीं, तो उसका तो एब्जॉर्प्शन तो क्या नहीं होता ही नहीं है। उसका क्या होता है? उसका सीधा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। वेन के थ्रू देंगे तो सीधा ब्लड के अंदर जाएगी और ब्लड के अंदर जाएगी तो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उसका जो मेटाबॉलिज्म है
ठीक है, वो होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो बॉडी से निकल जाएगी तो उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो कहने का मतलब ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो है पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेनली जो बीटा ब्लॉकर्स होती है वो ज्यादातर ओरल ही देते हैं, मतलब टेबलेट के या कैप्सूल के फॉर्म में ही देते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मोस्ट बीटा ब्लॉकर्स आर वेल एब्जॉर्ब, ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओरली देने के बाद में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है मोस्टली। उसके बाद नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, ठीक है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, देखो कुछ वाटर सोल्यूबल होती है, कुछ लिपिड सोल्यूबल होती है। तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है वो अपने ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। मतलब क्या होता है, देखिए कुछ ड्रग्स होती है जैसे आपका ब्रेन है तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है वो ब्लड के थ्रू, पर कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो ब्रेन तक क्रॉस नहीं कर पाती। सिर्फ कौन सी ड्रग्स क्रॉस कर पाती है, जो लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है सिर्फ वही ब्रेन तक पहुंच पाती है। क्यों, क्योंकि ब्रेन के अंदर पहुंचने से पहले एक बैरियर होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन जो है सिर्फ लिपिड सोल्यूबल चीजों को ही अंदर लेती है, मतलब सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर एंटर कराती है। भैया आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर इससे पहले आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, तो लेयर के अंदर सिर्फ आपको सेलेक्टिव चीजें ही जा सकती है। भाई ब्रेन के पास हर चीज नहीं जा सकती, वरना ब्रेन को डैमेज भी कर सकती है, इसलिए सिर्फ सेलेक्टिव चीजें जा सकती है। सेलेक्टिव चीजें कौन सी, जैसे कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है सिर्फ वो ही जो है ब्रेन तक जा सकती है, ठीक है। और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कौन सी होती है, मेनली आपकी जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती है वो आपकी लिपिड सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो ये सब जो है ब्रेन तक जा सकती है, ये चीज आपको समझ में आई। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो मेनली जो है पूरी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है वो इजीली जो है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर बीबीबी जिसको कहते हैं, इसको इजीली क्रॉस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो मेनली बीटा ब्लॉकर्स होता है उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ मेटाबोलाइज होती है, लीवर के अंदर होती है। बाद में एक बात करते हैं एक्सक्रीशन। तो मेनली जो ड्रग्स होती है और मेटाबोलाइट्स होते हैं जो छोटे छोटे भागों में टूट चुके, जिनको मेटाबोलाइज हो चुके, तो वो ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स या मेटाबोलाइट जो है मेनली किसके थ्रू, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा भाई, ADME, ठीक है, ADME के थ्रू ये सारा काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 पॉइंट्स और हाफ लाइफ और बायोअवेलेबिलिटी। हाफ लाइफ और बायोअवेलेबिलिटी, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अपने फार्माकोकाइनेटिक्स में अपने पूरा प्रॉपर समझाया क्यों नहीं, उसका रीजन देखिए क्या भाई, हर जो ड्रग है उनका अलग अलग होता है। आप सेलेक्टिव की बात करेंगे तो उनका अलग होता है, नॉन सेलेक्टिव की बात करें तो उनका अलग होता है। उन सबका आपको अलग अलग जो है, जो लास्ट जो अपना लेक्चर होने वाला है उनके अंदर मैं एक एक ड्रग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जो पर्टिकुलर एक एक ड्रग है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे उनका रोल आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो एक एक ड्रग को समझाने लगा तो जो है आपकी क्लास है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इतना कंटेंट अपन को नहीं लिखना होता, वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। अभी आपको अगर फार्माकोकाइनेटिक्स और बीटा ब्लॉकर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं इजी तरीके से, और आपका मार्क्स अच्छे रहेंगे। साथ में आपकी प्रोपेनोलोल की फार्माकोकाइनेटिक्स साथ में लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर उसको इजी समझ में आ जाएगा भाई, इसको जो है कंटेंट याद आता है, मतलब समझ में आता है। बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ क्या होती है, तो देखो हाफ लाइफ का मतलब ये है, आपने कोई ड्रग दी, ठीक है, वो ड्रग जो है आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन 50% कितनी समय में हो रही है, मतलब उसको कोई ड्रग आपने 100 mg की दी, वो 50% मतलब उसका जो 50% हो गया वो कितनी देर में हुआ, उसको जो टाइम पीरियड है वो कितनी देर में 50% हुआ, उसको अपन क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। मतलब कि जैसे आपने 100 mg की ड्रग दी, अब वो आपकी बॉडी में 50% पहुंची, तो उसको कितना समय लगा 50% पहुंचने में, उसको अपन क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है बीटा ब्लॉकर्स की, सबकी अलग अलग रहती है, और डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज दे रहे हैं। मान लो आप दिन में 1 डोज दे रहे हैं, 100 mg की दे रहे हैं, 200 mg की दे रहे हैं, तो डोज फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज दे रहे हैं। बात करते हैं बायोअवेलेबिलिटी की। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जब ड्रग दे रहे हैं तो उसकी वो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के अंदर कितनी अवेलेबल है। मतलब देखिए कैसे, जैसे आप कोई टेबलेट देंगे, 100 mg की आपने टेबलेट दी, तो वो आपके सबसे पहले स्टमक के अंदर जाएगी, स्टमक के अंदर जाने के बाद में आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, ठीक है, यहाँ पे या तो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। अब ऐसा करिए 100 mg दे रहे तो 100 की 100 एब्जॉर्ब होगी, कुछ जो है आपके लीवर के अंदर चली जाएगी और कुछ जो है आपके ब्लड के अंदर चली जाएगी। अब इस सर्कुलेशन ब्लड में कितनी परसेंट गई, कितनी परसेंट जो है ब्लड के अंदर गई, उसको अपन क्या कहेंगे, बायोअवेलेबिलिटी। अब ब्लड के अंदर कितनी जाएगी, लगभग 50% के आसपास गई, तो मतलब जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो क्या हुई, कम हुई। कहने का मतलब जैसे आपने कोई ड्रग दी और वो उसका ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के अंदर कितना परसेंटेज है, कितना
अमाउंट है उसको अपन क्या कहेंगे, बायोअवेलेबिलिटी। तो अगर आप ओरली जो ड्रग्स देते हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब जैसे कोई आप इंजेक्शन के थ्रू ड्रग देंगे तो सीधी किसके अंदर देते हैं, ब्लड के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितनी है, पूरी की पूरी दे रहे हैं आप, 100 mg दे रहे हैं तो 100 की 100 mg ब्लड के अंदर पहुंच रही है। तो कहने का मतलब उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, पूरी होती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है। तो यही चीज है लो बायोअवेलेबिलिटी और हाई बायोअवेलेबिलिटी के अंदर। लो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, जब अपन ड्रग कोई ओरली वगैरह देते हैं तो ब्लड के अंदर उसकी मात्रा कितनी होती है, कितनी परसेंटेज उसकी मात्रा है, उसको बनेंगे लो बायोअवेलेबिलिटी। और अगर अपन ड्रग उसको इंट्रावीनसली इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो उसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी, पूरी की पूरी अवेलेबल होगी, मतलब 100 mg दे रहे तो 100 की 100 आपके ब्लड के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप पेट के थ्रू मतलब माउथ के थ्रू देंगे, टेबलेट के फॉर्म में देंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी ब्लड के अंदर मात्रा कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि कम एब्जॉर्ब होती है, पूरी की पूरी तो एब्जॉर्ब होती नहीं जिस कारण से। तो यही आपकी बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो भी बीटा ब्लॉकर्स की अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अलग होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे आप अगर उसको सीधा ब्लड के अंदर दे देंगे इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, तो उसका जो है मेटाबॉलिज्म प्रॉपर फर्स्ट पास नहीं हो रहा। भाई आप कोई ड्रग देंगे, आप उसको स्टमक में जाएगी या आपके इंटेस्टाइन में जाएगी और वो एब्जॉर्ब होने के बाद किस पे जाती है, लीवर के पास जाती है। लीवर उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। इस पार्ट को अपन कहते हैं, इस पाथवे को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अलग होता है। और दूसरे में बात करूं सीधा जो अपन ब्लड में देंगे ड्रग को, तो ब्लड में देंगे तो वो लीवर के पास तो जा ही नहीं, लीवर के पास तो बाद में जा रही है मेटाबॉलाइज होने के लिए। तो कहने मतलब वो पहले पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अलग होता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग टाइम लगता है, दोनों में सेम टाइम नहीं लगता। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोपेनोल। प्रोपेनोल की बात करूं तो प्रोपेनोल क्या होती है, सबसे मोस्ट कॉमन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, सबसे कॉमन ड्रग होती है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वेल एब्जॉर्ब ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि अपन ड्रग कहां से दे रहे हैं, ओरली देते हैं, टेबलेट के फॉर्म में देते हैं, पेट में जाती है, एब्जॉर्ब कम होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है। भाई सबसे पहले जो ड्रग है वो आपने पेट में गई या पे आपके इंटेस्टाइन में गई, यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद में कुछ अमाउंट, जैसे मान के चलो 100 mg की आपने दी, तो 100 में से 50 mg तो चलेगी किसके पास, लीवर के पास, और 50 mg चली गई किसके पास, ब्लड के पास। तो ब्लड के पास क्या पहुंची, कम पहुंची। तो ब्लड के अंदर उसका कितना अमाउंट है, 50% ही है, मतलब कम अमाउंट है। 100 mg दे रहे हो, उसका अमाउंट कितना बच रहा है, 50, तो उसकी एवेबिलिटी क्या हो गई, कम। तो उसको क्या बोलेंगे, लो बायो एवेबिलिटी। क्यों कम हुई, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये लीवर के अंदर जा रही है, इसका जो लार्ज पार्ट जो है किसके अंदर जा रहा है, लीवर के अंदर जा रहा है, मतलब 50% तो इसका लीवर ही लेगा। तो जिस वजह से इसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से आपकी इसकी एवेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। समझ गए आप चीज। नेक्स्ट बात करते हैं हाईली लिपिड सोल्यूबल। ये लिपिड सोल्यूबल होती है, लिपिड से सोल्यूबल, लिपिड के अंदर इजीली सोल्यूबल होती है, जिस कारण से ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, मतलब आपके ब्रेन तक जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये ड्रग पहुंच सकती है। अब ये लिखवाया क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो आपको इसके साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट में समझ में आएगा कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई मेनली मेटाबोलाइज इन लीवर। लीवर के अंदर मेनली मेटाबोलाइज होती है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप ड्रग्स पढ़ेंगे उनकी हाफ लाइफ आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी हाफ लाइफ कितनी रहती है, 3 से 6 घंटे। मतलब इसका जो ड्रग आप जब देंगे तो इसका जो 50% पहुंचने में, ब्लड के अंदर पहुंचने में इसको कितना, 3 से 6 घंटे लग जाते हैं, इसकी हाफ लाइफ ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन जो होता है इसका मेनली किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जिसको आप इजीली तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, ओरली देते हैं, बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से हाफ लाइफ 3 से 6 घंटे की होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है क्योंकि लिपिड सोल्यूबल होती है, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, लीवर के अंदर ये मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। तो ये इसके मेनली पॉइंट्स हो गए। इजी है, सबके अंदर सेम से आपको देखने को मिलेंगे, बस जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे अपन ड्रग किसी अदर रूट से दे रहे हैं तो उसका थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो आपकी हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स। अब अपन पढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट, फिर उसके बाद में इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके पढ़ेंगे यूजेस, और पर्टिकुलर जो एक ड्रग का जो है इंट्रोडक्शन अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो टोटल अपने 4 पार्ट्स बनने वाले, पार्ट 3 के अंदर अपन साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में कि साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स के। तो देखिए साइड इफेक्ट्स और बीटा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव के एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। उसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन जब करूंगा तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा भाई कौन से नॉन सेलेक्टिव के हैं, कौन से सेलेक्टिव के। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में। साइड इफेक्ट का मतलब है कि जैसे आप कोई ड्रग लेंगे तो उस ड्रग को लेने के बाद में आपको क्या इफेक्ट्स होंगे जो आपको पता है, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज होगी, जैसे आप कोई खांसी की दवा लेते हैं, सिरप लेते हैं, उसके बाद में आपको पता है कि आपको नींद आने वाली है,
ठीक है, या नींद की थोड़ी सी नींद स्लीपीनेस होने वाली है, तो कहने का मतलब आपको जो पता है इफेक्ट, ठीक है, और वो हार्मफुल नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे, साइड इफेक्ट। और ऐसा कोई इफेक्ट जो अपन को नहीं पता और वो इफेक्ट अगर दिख रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एडवर्स इफेक्ट। और जो हार्मफुल होता है वो उसको अपन कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो कहने मतलब दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर कोई पेशेंट को आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स को देने के बाद में उसके हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी। और हार्ट रेट कम होती है, अगर वो 60 से कम हो गई तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। तो पेशेंट के क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि हार्ट रेट का 60 से कम हो जाना। तो हार्ट रेट उसकी स्लो हो जाएगी तो उस पेशेंट के क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। दूसरी चीज बात करते हैं कि ये क्या करती है, बीटा ब्लॉकर आपके रेनिन को रिलीज को कम करती है। और रेनिन रिलीज कम होगा तो आपके बीपी कम होगा, और बीपी कम होता है उसको अपन कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। मतलब पेशेंट की क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, बीपी कम देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा बीटा ब्लॉकर की डोज लग जाती है तो बीपी और ज्यादा कम होने लग जाता है तो हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए अगली चीज क्या होगी भाई, अगर पेशेंट के कार्डिक आउटपुट कम है, ठीक है, बॉडी में जो है ब्लड कम जा रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो कम जाएगा, तो बॉडी के अंदर ब्लड कम जाएगा तो बॉडी के टिश्यूज को कम मिलेगा। बॉडी के टिश्यूज को अगर कम मिलेगा तो जिस कारण से क्या होगा भाई, बॉडी के टिश्यूज कम मिलेगा तो पेशेंट के अंदर थकान देखने को मिलेगी, ठीक है, फैटीग वगैरह देखने को मिलेगा। तो अपन लिख सकते हैं टायर्ड, पेशेंट जो होगा वो थका हुआ रहेगा, ठीक है, या थकान देखने को मिलेगी। अपन फैटीग भी लिख सकते हैं, ठीक है, थकान वगैरह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो देखिए आपको पता है कि ये क्या कराता है आपके लंग्स के अंदर क्या कराता है, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंको स्पाज्म, कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल्स को सिकुड़ा देता है। ठीक है, आप बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो जिससे क्या होता है, आपके ब्रोंकियल्स सिकुड़ सकते हैं। और ब्रोंकियल्स अगर सिकुड़ गए तो हो सकता है कि उनके अंदर क्या हो सकता है, स्पाज्म, मतलब वो बिल्कुल चिपक सकते हैं। तो पेशेंट की क्या हो सकता है, ब्रोंको स्पाज्म। क्या हो सकता है, ब्रोंको स्पाज्म। ब्रोंको स्पाज्म का मतलब है कि आपके ब्रोंकियल जो है बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे कि ब्रोंकियल्स है तो ये ब्रोंकियल्स यहाँ से चिपक गए तो मतलब एयरवे जो है बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, ठीक है, ब्रोंकियल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ गए, तो सिकुड़ने की वजह से पेशेंट के क्या देखने को मिल सकता है, डिप्सनिया। डिप्सनिया का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी पेशेंट को, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक है, तो डिस्पनिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं, आपको पता है कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होता है उसको क्या करता है, कम करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कम होगा तो शुगर जो है, सॉरी ग्लूकोज जो है उसका निर्माण कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या होती है वो आपको समझनी है। देखिए क्या होता है, अगर किसी पेशेंट की बॉडी में शुगर का लेवल कम होता है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसके पेशेंट के क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया जब भी किसी पेशेंट के होता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस, मतलब क्या सिम्टम्स से ऐसे कैसे पता लगेगा कि पेशेंट की शुगर का लेवल कम हो रहा है, उसका पता कैसे लगता है, उस पेशेंट के आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पसीना वगैरह आता है। तो अब हार्ट रेट वगैरह बढ़ रही है, पसीना वगैरह आ रहा है, तो इन सब कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है भाई, ये सब चीज हो रही है। और अपन बीटा ब्लॉकर्स क्यों दे रहे हैं, ताकि इनको ब्लॉक करें भाई। अगर किसी पेशेंट की ग्लूकोज की कमी हुई, मतलब उस पेशेंट की क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। हाइपोग्लाइसीमिया अगर होता है तो क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना वगैरह आता है। अब यहाँ पे क्या करें, अपन बीटा ब्लॉकर्स तो दे ही रहे पेशेंट को, तो हार्ट रेट तो उसकी बढ़ेगी ही नहीं। तो हार्ट रेट अगर बढ़ेगी ही नहीं, इसका मतलब उस पेशेंट का अपन को पता ही नहीं लगेगा भाई पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। अपन को जो है अर्ली स्टेज तक तो अपन को पता ही नहीं लगेगा, उसके सिम्टम्स ही देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हार्ट रेट क्या होती है, कम होती है, सॉरी बढ़ती है। पर हार्ट रेट बढ़ेगी कैसे, अपन तो बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, और बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। तो कहने का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट के, आपको उसके सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब यहाँ पे अलग चीज होगी, थोड़ी सी आपको डिफरेंस एक चीज समझनी है। देखिए अगर आप उसको नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देंगे, क्या देंगे उसको, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की वजह से क्या होगा, आप उसको क्या देंगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब मैंने बताया कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में जैसे कि आपकी आ गई प्रोपेनोलॉल, क्या सी आ गई, प्रोपेनोलॉल। तो प्रोपेनोलॉल जो होती है वो क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है। क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है।
ठीक है। लिपिड सोल्यूबल जो चीजें होती है वो आपके ब्रेन तक पहुंच सकती है, वो आपको बीबीबी को आराम से क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। और ब्रेन तक अगर वो पहुंच गई, ठीक है, आपके सीएनएस तक अगर वो पहुंच गई, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक अगर वो पहुंच गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके स्लिप डिस्टरबेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, स्लिप डिस्टरबेंस। क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, स्लिप डिस्टरबेंस। तो अगला सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, स्लिप डिस्टरबेंस। ठीक है, नींद आपकी टूटेगी बार बार। उसके अलावा आपको रात को सपने भी आएंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, नाइट मेयर। क्या लिख सकते हैं, नाइट मेयर। आपको बार बार रात को सपने आएंगे, बार बार चेत होगा। ठीक है, उसके अलावा आपके क्या देखने को मिलेगा, इंसोम्निया। क्या देखने को मिलेगा, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, पेशेंट को प्रॉपरली नींद नहीं आएगी, पेशेंट की क्या होगा, इंसोम्निया। उसके अलावा अपन बात करते हैं पेशेंट के हेलुसिनेशन। क्या होगी, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब पेशेंट के भ्रम होगा, मतलब जो चीज नहीं है वो चीज भी आपको उसको देखने को मिलेगी, अजीब सी आवाजें सुनाई देगी। तो ये सब भ्रम चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये ब्रेन तक अगर ये ड्रग पहुंच गई तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट कर सकती है, उसको अफेक्ट कर सकती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट हो गया तो उसमें जो भी चीजें, जैसे आपके नींद वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, उसको भ्रम वगैरह चीजें, अजीब सी चीजें उसको देखने को मिलेगी। ठीक है, भ्रम वगैरह होगा, नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी, सिर्फ डिस्टर्बेंस वगैरह आ जाएगा, रात को सपने वगैरह आएंगे बुरे। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को डिप्रेशन भी हो सकता है, पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है। दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है ड्रग, इस वजह से। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें तो अब क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो पैरों की जो आर्टरीज होती है, आपके हैंड्स की जो आर्टरीज होती है, पैरों की, हाथों की जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, वेसल्स होती है, तो इन वेसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। भाई अगर आप उसको बीटा ब्लॉकर देंगे तो इससे क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पैर या हाथों की वेसल्स के अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। और प्रॉपर सप्लाई अगर लिम्स को, हाथ पैरों को नहीं पहुंच पाएगी तो ठंडे पड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं, मतलब आपके हैंड्स और आपके फीट जो है, हैंड्स और आपके फीट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोल्ड पड़ जाएंगे। मे फील कोल्ड, क्या मतलब उनको ठंडा फील होगा, मतलब अपन को जो है ठंडे फील होंगे। उसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकते हैं, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, पेशेंट को डिजीनेस वगैरह हो सकती है, थकान वगैरह हो सकती है। उसके अलावा बात करें पेशेंट के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्या हो सकता है, पेशेंट के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब उसका जो पेनिस है वो प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इफेक्ट हो रहा है, जिस कारण की वजह से सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पेशेंट को देखने को मिलेगा, उसका जो पेनिस है प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो पाएगा, उसके सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आप बोल सकते हो, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स लेता है तो। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में लिखते हैं, देखिए साथ के साथ ही अपन पढ़ लेते हैं। 5 से 6 हैं, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको समझ के लिखना है, आपको समझ के पढ़ना है, क्योंकि उसकी वजह से ये सारी चीज हो रही, तो वो अपनी अगर समझ के पढ़ेंगे तो अपन को याद रहेगा, रटोगे तो वो याद नहीं होगा, समझ के पढ़ोगे तो इजी तरीके से याद होगा। अब आप इनकी ट्रिक इजीली बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। भाई जैसे आपको ट्रिक से बनाना है तो आप ट्रिक की तरीके से बना लीजिए, जैसे आप BHT BDH, तो जैसे आपको जो ट्रिक अच्छी लगे तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बनाता था तो मैंने लिखा था जैसे T हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका H हो गया, तो कितनी बार H आया, 2 बार H आ गया, 2 बार B आ गया, तो T। एक ट्रिक बता दूं उस तरीके से, जैसे कि मैंने T फॉर टायर्डनेस, तो T, ठीक है, 2 बार B आ गया तो BB, HH, 2 बार H आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपकी हो गया D आ गया, डिजीनेस और डिप्रेशन, तो 2 बार D आ गया, तो BBHD ऐसे लिख सकते हैं, या नाइटमेयर्स का N लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की वजह से। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की वजह से मतलब कब कब अपन इस ड्रग को नहीं दे सकते, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन इस ड्रग को नहीं दे सकते। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, देखिए सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी ब्रोंकियल अस्थमा। जो ब्रोंकियल अस्थमा वाले जो पेशेंट है, उन पेशेंट्स के अंदर अपन बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देते हैं, वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों, क्योंकि आपके लंग्स जो हैं वो आपके ब्रोंकियल्स जो है पहले से ही क्या होते हैं, नैरो होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और अगर आप उसको दोगे बीटा ब्लॉकर तो ब्रोंकियल्स और ज्यादा सिकुड़ जाएंगे और पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आ सकता है, जिस कारण से ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए अगला होता है आपका
सीवियर ब्रेडिकार्डिया, अगर किसी पेशेंट के सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट पहले से कम है, तो उस पेशेंट को भी आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। अगर उस पेशेंट को भी आपने बीटा ब्लॉकर्स दे दी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, हार्ट रेट और कम हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपके एवी ब्लॉक्स। क्या है? एवी ब्लॉक्स के अंदर भी आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, मतलब उसका एवी नोड जो है, ये आपका एवी नोड, ये एवी नोड अगर ब्लॉक हो रखा है तो अब ईवी नोड अगर ब्लॉक हो गया और आपने उसको बीटा ब्लॉकर दे दी तो ईवी नोड का जो कंडक्शन और स्लो हो जाएगा, इसका काम और स्लो हो गया। भाई पहले से ब्लॉक है, पहले से इंपल्स नीचे नहीं भेज रहा और आपने इसको और स्लो कर दिया तो वेंट्रिकल्स के पास प्रॉपर इंपल्स नहीं पहुंच पाएगी और वेंट्रिकल्स जो है फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आप ईवी नोड के अंदर जो है बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। और मेनली कौन से ईवी ब्लॉक के अंदर? सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ईवी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री ईवी ब्लॉक के अंदर आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, देखिए कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्यों? कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या होता है? भाई आपके हार्ट की किसी कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ब्लड नहीं पहुंच पाता। भाई आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को और पंप करने के बाद में किस में भेजता है? बॉडी में भेजता है, ठीक है। और भेजता को ना आपका जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वेंट्रिकल्स बीट करते हैं, 1 मिनट में बीट करते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? कार्डिक आउटपुट। मतलब 1 मिनट में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं, कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? कार्डिक आउटपुट। तो कहने का मतलब अगर कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो बॉडी में ब्लड ज्यादा जाएगा। पर यहाँ पे आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स की वजह से क्या होता है? कार्डिक आउटपुट कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्या आपको समझना है? भाई वेंट्रिकल्स 1 मिनट में कितना बीट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कितना ब्लड इजेक्ट करते हैं, मतलब कितना ब्लड निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। और कार्डिक आउटपुट जो है आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स की वजह से कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कम होता है। कार्डिक आउटपुट कम। अब अगर किसी पेशेंट के कार्डियोजेनिक शॉक है, मतलब हार्ट में कोई डिजीज होने की वजह से बॉडी के अंदर सप्लाई कम जा रही है, ठीक है, और पेशेंट की क्या हो रहा है? शॉक हो रहा है। तो पेशेंट के शॉक हो रहा है, सप्लाई पहले से कम जा रही है, और अगर आप बीटा ब्लॉकर देंगे तो कार्डिक आउटपुट और ज्यादा कम होगा। कार्डिक आउटपुट और ज्यादा कम होगा तो सप्लाई और ज्यादा कम होगी, पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर ब्रेन तक या जो अपने वाइटल ऑर्गन्स है उन तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाई जिस कारण की वजह से। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर भी अपन बीटा ब्लॉकर्स क्या रखते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, नहीं देते। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट फेलियर। कौन सा? हार्ट फेलियर, ठीक है, या अपन लिख सकते हैं अनस्टेबल हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट का हार्ट फेल ज्यादा हो रखा है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को नहीं देते। क्यों नहीं देते वो चीज समझनी है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, वो आपको समझना है। भाई देखिए क्या होता है, हार्ट फेल का मतलब है कि हार्ट जो है, ये आपके जो वेंट्रिकल्स है या हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा। पंप नहीं कर पा रहा कहने का मतलब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर, भाई हार्ट है उसका प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पा रही, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इसमें कम होता है। अब हार्ट फेलियर पेशेंट को अपन को क्या कराना पड़ता है? भाई फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, अपन को फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो ही ब्लड तो पूरा बाहर निकलेगा। अब हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को अपन को क्या करना पड़ता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। पर बीटा ब्लॉकर्स अगर दे देंगे तो जिस वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, और कम हो गया तो पेशेंट को प्रॉपर बॉडी को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्या हो सकती है? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कहने का मतलब हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब पंपिंग कम होती है, पंपिंग कम होती है। अब उस समय पर उसको क्या करना? बढ़ाना है, पंपिंग बढ़ानी है, तो अपन को क्या देना है? उसको ऐसी ड्रग्स देनी है जो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए। क्या करेंगे? ऐसी ड्रग्स देंगे जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए, जैसे कि डिकॉक्सिन। तो डिकॉक्सिन क्या करती है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, तो वो अपन को देना है उस समय पे। भाई हार्ट अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा तो अपन क्या करेंगे? उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करवाने के लिए डिकॉक्सिन देंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है, और अगर आपने उसको उस समय पे बीटा ब्लॉकर दे दी तो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कम हो जाएगा। भाई आपको पता है बीटा ब्लॉकर क्या करती है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगी, तो और कम कर देगी, जिससे वजह सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कहने का मतलब आपके इस पूरे प्रोसेस की वजह से आपकी पेशेंट की जान भी जा सकती है। किस वजह से? अनस्टेबल हार्ट फेलियर की वजह से। ये चीज आपको समझ आइए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो है वो क्या है? देखिए ये तो आप एक मेन जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंडिकेशंस होते हैं वो है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिन लोगों के पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है। क्या होती है? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है, तो उन पेशेंट को भी अपन को नहीं देनी चाहिए, ठीक है।
उनको भी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिम्स की जो वेसल्स होती है, हाथ पैरों की जो वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो जैसे मैंने पढ़ा था फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी पढ़े थे नॉन सेलेक्टिव के, तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आप देंगे किसी पेशेंट को तो उनके जो पैरों की जो वेसल्स होती है, हाथ पैरों की जो वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है। अब अगर किसी पेशेंट की वेसल्स के अंदर पहले से ही कोई, जैसे ये वेसल्स है, इन वेसल्स के अंदर पहले से कोई ब्लॉक है तो और अगर ये और ज्यादा सिकुड़ गई तो जिस वजह से सप्लाई बिल्कुल क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। और सप्लाई अगर बिल्कुल बंद हो गई तो पेशेंट की जो हाथ पैर वगैरह है उन टिश्यूज की डेथ हो सकती है और पेशेंट की दिक्कत हो सकती है। तो जिस वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के अंदर भी अपन पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके अंदर नहीं देते। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। किसके अंदर? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, या अपन लिख सकते हैं डायबिटीज के अंदर। किसके अंदर? डायबिटीज के अंदर। अगर पेशेंट के डायबिटीज है तो देखिए क्या होता है भाई, अगर डायबिटीज है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है अगर पेशेंट के है भाई, शुगर के लेवल अगर उसमें कम है तो शुगर के लेवल कम होने की वजह से क्या होगा, अगर शुगर का लेवल कम होगा तो जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्ट रेट वगैरह बढ़ी हुई देखने को मिलेगी या फिर आपको उसमें स्वेटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। पर अगर उस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो हार्ट रेट वगैरह तो बढ़ेगी नहीं, स्वेटिंग वगैरह कम हो जाएगी, तो पेशेंट के सिम्टम्स का ही पता नहीं लगेगा। भाई जैसे आपकी कोई बीमारी होती है तो बीमारी का कैसे पता लगता है? जब उसके सिम्टम्स दिखते हैं तभी तो पता लगता है। आप सिम्टम्स को ही अगर हटा दोगे भाई, जैसे आपको पता है कि अगर पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो हार्ट रेट बढ़ी, ठीक है, ये इसका सिम्टम्स पता लगा। अब सिम्टम्स से अपन पता लगा सकते हैं भाई दिक्कत क्या है, पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया है और हार्ट रेट अगर बढ़ रही है तो अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यू बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो हार्ट रेट उसकी बंद हो जाएगी और हार्ट रेट मतलब कम हो जाएगी। हार्ट रेट अगर कम हो गई तो उनको पता ही नहीं लगेगा पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो कहने का मतलब इसकी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में अपन अनअवेयर होते हैं, अपन को पता ही नहीं लग पाता भाई अपने पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। क्यों नहीं पता लग पाता? क्योंकि अपन पेशेंट को क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जिस वजह से। तो पेशेंट को अगर बीटा ब्लॉक डायबिटीज है या हाइपोग्लाइसीमिया है तो उस कंडीशन के अंदर बीटा ब्लॉकर नहीं देनी होती, पूरा प्रॉपर्ली पेशेंट को डायग्नोस करके फिर देखने के बाद में ही देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिप्रेशन। पेशेंट को डिप्रेशन के अंदर भी, क्योंकि अगर पेशेंट पहले से डिप्रेशन में है और अगर उसको आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो जैसे अपन ने साइड इफेक्ट में पढ़ा था कि पेशेंट और ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकती है, जिस वजह से। तो पेशेंट अगर पहले से डिप्रेशन में है तो उसको बीटा ब्लॉकर्स नहीं देनी होती, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सीवियर रीनल डिजीज, सीवियर हेपेटिक डिजीज एंड सीवियर रीनल डिजीज। मतलब कि अगर किसी पेशेंट के लीवर की दिक्कत है, बहुत ज्यादा लीवर जो है डैमेज हो रखा है या लीवर जो है उसमें दिक्कत हो रखी है या फिर आपकी किडनी के अंदर दिक्कत हो रखी है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को अपन बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेनली कहाँ जो है आपकी मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर और एक्सक्रीट कहाँ होती है, किडनी के अंदर। और अगर ये प्रॉपर मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी तो जिस कारण से इनका अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जिस कारण की वजह से पेशेंट की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अगर सीवियर हेपेटिक डिजीज है, देखिए नॉर्मल लीवर की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं बात, पर बहुत ज्यादा दिक्कत है हेपेटिक की या किडनी की, तो उस पेशेंट को प्रॉपर्ली डायग्नोस करने के बाद में ही अपन एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं कर सकते। मेनली जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, आपको ध्यान रखना ब्रोंकियल अस्थमा इसका मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और अनस्टेबल हार्ट फेलियर। तो ये 5 है जिनमें तो पेशेंट को बिल्कुल नहीं देनी होती। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, हाइपोग्लाइसीमिया, डिप्रेशन, सीवियर हेपेटिक डिजीज और सीवियर रीनल डिजीज, इनके अंदर पेशेंट को जो है प्रॉपर देखने के बाद में, डायग्नोस करने के बाद में, टेस्ट करने के बाद में, प्रॉपर टेस्ट करने के बाद में, ये सारी चीजें देखने के बाद में ही जो डॉक्टर है वो डायग्नोस करके पेशेंट को देता है। मतलब ऐसे डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, प्रॉपर कंडीशन देखनी पड़ती है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं, उसके बाद में ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी मतलब मेन जो है आपको ये 5 जो है ये याद रखने हैं, बाद में ये भी आपको याद करके लिखने हैं। इनके लिए भी आप ट्रिक बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप ट्रिक बना के इसको आप याद कर लीजिए भाई, जैसे आपको इजी लगे BSAC, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप बना के लिख सकते हैं, पर इन 5 को आपको टॉप पे लिखना जरूरी है, ठीक है। ये मेजर जो है आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन से, बाद में आप ये नीचे लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, साथ के साथ एक एक जो ड्रग है इंडिविजुअल एक एक ड्रग को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसका लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में बीटा ब्लॉकर जो है मेनली कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।